यह है चैप्टर 4 प्रिंट एंड कल्चर इन द मॉडर्न इंट्रोडक्शन। कैन वी इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट प्रिंटेड फॉर मैटर। तो पहले लाइन में बोला गया कि क्या ऐसी दुनिया को इमेजिन किया जा सकता है जहाँ प्रिंट कहीं मैटर ही ना करता हो। प्रिंट एंड वी, प्रिंट और हम, ऐसी इमेजिन अ टाइम बिफोर द कमिंग अप ऑफ प्रिंट। ऐसे समय को सोचो जहाँ प्रिंट आता होगा। प्रिंट इटसेल्फ हैज़ ए हिस्ट्री, प्रिंट की खुद की हिस्ट्री होगी। एवोल्यूशन ऑफ प्रिंट, ईस्ट एशिया, यूरोप, इंडिया। प्रिंट का एवोल्यूशन कैसे हुआ ईस्ट एशिया, यूरोप और इंडिया में। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन प्रिंट, और इसका टेक्नोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, the earliest kind of printed technology system of hand printing। सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी हैंड प्रिंटिंग की थी। इसे कहा जाता था सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग, जिससे हाथों द्वारा चीज़ें प्रिंट की जाती थी। फ्रॉम AD 594 ऑनवर्ड्स। ये एडीज के समय में 594 के समय से ही चालू हो गई थी। बुक इन चाइना वर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर अगेंस्ट द इंक। चाइना में पेपर इंक से, जैसे एक इंक की निब हुआ करती थी, एक इंक लिया जाता था और उसे पेपर से रब किया जाता था, उसके द्वारा ये चीज़ें प्रिंट हो जाती थी। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रिंट। जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था इसने वॉल्यूम इंक्रीज कर दी थी प्रिंट की। रिक्वायरमेंट थ्रू एग्ज़ाम प्रिंटिंग ऑफ बुक्स। जो एग्ज़ाम के लिए जो बुक्स चाहिए थी वो इसी प्रिंटिंग के द्वारा की जाती थी। और ये जो सिस्टम था इसे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कहा जाता था, जिसने प्रिंट का वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया था। विद द इमरजेंस ऑफ अर्बन कल्चर, यूज़ ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाइड। जब ये प्रिंट कल्चर जो है इमर्ज हुआ अर्बन कल्चर के साथ, तो फिर ये कल्चर डाइवर्सिफाई होने लग गया था। यूज्ड ऑफ मर्चेंट्स, अपकमिंग ऑफ न्यू लीडरशिप। मर्चेंट्स के पास धीरे धीरे करके न्यू लीडरशिप आने लग गई थी। शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग। लोग हाथों से लिखने की जगह अब उसे मैकेनिकल प्रिंट करते थे। इमरजेंस ऑफ वेस्टर्न स्टाइल स्कूल ETC, और वेस्टर्न स्टाइल स्कूल्स भी बनने लग गए थे। सरफेस ऑफ वुड ब्लॉक्स, एक वुड ब्लॉक प्रिंटिंग हुई करती थी, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बोथ द साइड्स ऑफ पेपर कुडंट बी प्रिंटेड। दोनों साइड पेपर की प्रिंट नहीं की जा सकती थी। दिस इज थिन एंड पोरस शीट। एग्जाम्पल ट्रेडिशनल चाइनीज बुक, एकॉर्डियन बुक। तो एक थिन पोरस शीट हुआ करती थी, मतलब धब्बे वाली, मतलब गड्ढों वाली। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हो गया हमारे पास ट्रेडिशनल चाइनीज़ बुक, चाइनीज़ की बुक हुआ करती थी, और एक एकॉर्डियन बुक। तो हम समराइज़ करते हैं हमने क्या पढ़ा। कि पहले हमें इंट्रोडक्शन में बताया कि क्या हम ऐसी दुनिया को इमेजिन कर सकते हैं जहाँ प्रिंट बिल्कुल ना हो। तो प्रिंट और हमारे बारे में सोचेंगे हम, और प्रिंट का इतिहास के बारे में हम जानेंगे। और फर्स्ट प्रिंटिंग बुक में हमने ये पढ़ा कि पहले प्रिंट टेक्नोलॉजी कैसे हुआ करती, ये 594 AD के समय पे कैसे चालू हुई थी। अब चाइना में प्रिंटिंग कैसे हुआ करती थी, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम क्या था, और ये इसने वॉल्यूम कैसे इंक्रीज़ की। एग्ज़ाम के लिए जैसे हमें बुक्स चाहिए थी वैसे प्रिंट होने लग गई थी। और प्रिंट कल्चर कैसे अर्बन एरिया में डाइवर्सिफाई करने में मदद कर पाया। और मर्चेंट द्वारा कैसे लीडरशिप लाई गई, और कैसे लोग इस हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग के पास गए। और वेस्टर्न स्टाइल स्कूल में कैसे आने लग गई थी। और सरफेस वुड ब्लॉक के बारे में पढ़ा था हमने। जिसमें हम बहुत साइड ऑफ पेपर को प्रिंट नहीं कर सकते थे, और ये वो एक पोरस शीट होती थी, जैसे ट्रेडिशनल चाइनीज़ एकॉर्डियन
ट्रेडिशनल चाइनीज़ बुक और अकॉर्डियन बुक। यहाँ पर एक और बात जानने की कि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम क्या था। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम वही सिस्टम था जिससे ये इंक के द्वारा पेपर को रब करके प्रिंटिंग किया करते थे, उसे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कहा जाता था। प्रिंट इन जापान, तो देखेंगे हम जापान में प्रिंट कैसा आया। बुद्धिस्ट मिशनरीज इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इनटू जापान। तो बुद्धिस्ट मिशनरीज क्या थे, उन्होंने प्रिंट इंट्रोड्यूस कर दिया था, प्रिंट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर दी थी जापान में। ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंटेड इन AD 868 डायमंड सूत्रा। तो सबसे पुरानी जापानीज बुक थी जो प्रिंट हुई थी उसे कहते हैं डायमंड सूत्रा, इसे बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा भी कहते हैं। कंटेनिंग 6 शीट्स ऑफ टेक्स्ट एंड वुड कट इलस्ट्रेशन, जिसमें 6 शीट थे, 6 पन्ने थे, टेक्स्ट ऑफ वुड स्टिक्स एंड इलस्ट्रेशन, उसमें वुड के द्वारा तराशा गया था और ये एक बहुत अच्छा नमूना था प्रिंट का। डाइवर्सिफाइड यूज ऑफ प्लांट, प्रिंट ऑन टेक्सटाइल प्लेइंग कार्ड्स एंड प्रॉपर मनी। प्रिंट ऑन टेक्सटाइल प्लेइंग कार्ड्स एंड प्रॉपर मनी, प्रिंट और टेक्सटाइल जो थे वो कार्ड्स की जगह और मनी की जगह बहुत अच्छा सा रोल प्ले कर रहे थे। पब्लिशिंग ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल लेड टू इंडस्ट्रियलाइजिंग पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस। जो पब्लिशिंग करना हुआ यूजुअल मटेरियल का, जो पब्लिशिंग प्रैक्टिसेस थे वो भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगे थे, लोगों का इंटरेस्ट आने लगा था। पेंटिंग डिस्पाइटिंग और एलिगेंट अर्बन कल्चर, इन्वेंटरी आर्टिस्ट काउंट्रीजेशन एंड टीज हाउस गैदरिंग। ये अर्बन कल्चर में धीरे धीरे करके आने लगा, जिसमें आर्टिस्ट और कार्टिशियंस और टी हाउस लोग होके गैदर होने लगे, इकट्ठा होने लगे। बुक्स ऑन वेरियस टॉपिक, वुमेन, म्यूजिकल एंड कैलकुलेशन ETC। बुक्स फिर वेरियस टॉपिक पे बनने लगे, जैसे वुमेन पे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे और कैलकुलेशंस पे। कितागावा उतामारोस उकियो, ये किसी का नाम है, कितागावा उतामारोस उकियो। ये एक आर्टिस्ट है जो एन आर्टिस्ट बोर्न इन ईडो टोक्यो इन 1753, नोन फॉर हिज contribution to an art form called उकियो। ये एक आर्टिस्ट है जो कि बॉर्न हुए थे ईडो टोक्यो में। ईडो आज के समय में टोक्यो है, पहले ईडो कहा जाता था। ये 1753 की बात है। इनका कंट्रीब्यूशन माना जाता है आर्ट वर्क, और उसे कहता है उकियो। दिस आर्ट ट्रैवल्ड टू This art traveled to contemporary US and Europe and influenced artists like Hannett and Owen George। ये जो आर्ट था ये ट्रैवल किया US में, यूरोप में, और इसे इन्फ्लुएंस भी किया बाकी आर्टिस्ट को, जैसे हो गए हमारे हैनेट नाम के आर्टिस्ट हो गए और ओवन जॉर्ज नाम के आर्टिस्ट हो गए। ये जो इन दिस फॉर्म ऑफ पेंटिंग ऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस लिव सेंस ऑफ डे टू डे लाइक आर बीइंग डिस्पेक्टेड थ्रू द पेंटिंग। पेंटिंग जो था ह्यूमन के ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस बन गया था, लिव सीन्स ऑफ डे टू डे लाइक आर बीइंग डिस्पेक्टेड थ्रू द पेंटिंग। ये एक सीन, हर एक दिन का सीन बन गया था। ये सीन दिखाया था हर एक दिन का, कैसे डिस्क्राइब करता था हर उनकी पेंटिंग में। प्रिंट कम्स टू यूरोप, सिल्क रूट्स, सिल्क स्पाइसेस एंड पेपर रीच्ड यूरोप। जैसा कि आपने चैप्टर ग्लोबलाइजेशन भी पढ़ा होगा, जिसमें कैसे सिल्क रूट के बारे में चीज़ें जाया करती
वैसे ही यहाँ पर बताया गया कि सिल्क रूट के द्वारा स्पाइसेस जाया करते थे, कभी कभार पेपर भी इसी तरह यूरोप में पहुंचने लगा था। इन 1295 मार्को पोलो एन इटालियन एक्सप्लोरर, एक मार्को पोलो नाम के एक इटालियन एक्सप्लोरर थे मार्को अपोलो नाम के, रिटर्न टू इटली फ्रॉम चाइना, जो चाइना से रिटर्न कर रहे थे। ही टुक द नॉलेज ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग अलॉन्ग विथ हिम। तो कैसे हमने जाना कि कैसे ये यूरोप में प्रिंट आ रहा है। सिल्क रूट के द्वारा यूरोप में पेपर इंट्रोड्यूस हुआ था। वैसे चाइना में पहले पेपर इंट्रोड्यूस हुआ होगा, आपको पता होगा। जो मार्को पोलो नाम के एक इटालियन एक्सप्लोरर थे, वो सिल्क रूट के द्वारा जा रहे थे एक दिन। तो वो एक दिन चाइना से वापस इटली आ रहे थे। चाइना घूम के आ गए, अब इटली वापस आ रहे थे। उनको वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का नॉलेज धीरे धीरे आने लग गया था। जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है चाइना से, इन्हीं से निकला था, मार्को पोलो से। चाइना से फिर इटली जाने लग गए थे, तब इन्हीं से आइडिया मिला था। तो ओवरऑल देखते हैं हम प्रिंट जापान में कैसा आया, बुद्धिस्ट मिशनरीज ने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया था, कैसे प्रिंट को इंट्रोड्यूस किया था। ओल्डेस्ट जापानीज बुक के बारे में पता चला हमें, जो कि थी डायमंड सूत्रा, जिसमें 6 शीट ऑफ टेक्स्ट एंड जो 6 शीट थी टेक्स्ट की, और वुड कट से इलिस्ट्रेशन किया था, लकड़ियों के काट के एकदम अच्छे से दर्शाया गया था। और डाइवर्सिफाइड यूज़ ऑफ प्लांट, और किस तरह से हमने प्रिंट का इस्तेमाल किया पेपर कार्ड्स और मनी की जगह। लोगों में इसके बीच में इंटरेस्ट कैसे आने लग गया था, और लोगों के बीच में कल्चर और आर्ट लोग कैसे गैदर होने लगे थे, और अलग अलग टॉपिक्स पे बुक कैसे बनने लगी थी। और एक आर्टिस्ट के बारे में जाना हमने, जिनका नाम था किटागावा उतामारोस उकियो, जो ईडो में पैदा हुए थे। उनका कॉन्ट्रीब्यूशन एक आर्ट वर्क पे था, जिसे कहते हैं हम उकियो। और कैसे ये यूएस और यूरोप जैसे कंट्री में ट्रैवल होने लग गया था। लाइक आर्ट डिस्पाइट थ्रू पेंटिंग, और उसमें हर एक दिन का मतलब हर दिन कैसा जाता है एक आदमी का, वो सीन इसमें दिखाया गया था। वो कैसे यूरोप में प्रिंट आया। तो जैसे ही मार्को पोलो ने वुड ब्लॉक प्रिंटिंग लाई, तो फिर बाद में नाउ बुक्स वर प्रोड्यूस इन इटली बाय वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। जो फिर बाद में बुक्स जो प्रिंटेड होने लगे वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी के द्वारा होने लग गए, प्रोड्यूस होने लग गए थे। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई थी इटली में। एरिस्टोक्रेटिक एंड रिच बुक रिटर्न एंड एक्सपेंसिस वेलम बाय हैंड। तो एरिस्टोक्रेटिक बुक थे, और जो रिच पर्सन्स थे, जो वो लोग पहले वेलम पे लिखा करते थे। बुक जो रहती थी वेलम नाम के एक बुक पे लिखा करते थे। नहीं मतलब वो उस बुक को जिस पे लिखते थे उसे वेलम कहा जाता था, जिसे वो हाथ के द्वारा लिखा जाता है। तो ये एक जानवर की स्किन से लिखा जाता था, और स्किन पे लिखा जाता था, तो जिसका ख़राब होने का भी बहुत डर था, और बहुत एक्सपेंसिव भी था। मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट्स बॉट चीपर प्रिंटेड कॉपीज़। तो और मर्चेंट जो और स्टूडेंट्स थे वो चीपर कॉपीज़ लाया करते थे। तो हमने देखा कि जो एरिस्टोक्रेटिक थे और रिच लोग थे, ये लोग वेलम पे लिखते थे, क्योंकि और वो ऊपर से एक्सपेंसिव था हैंड रिटन बुक्स के लिए। और मर्चेंट्स और स्टूडेंट्स जो थे ये कॉपीज़ लाया करते थे, और जो सस्ती हुआ करती थी। डिमांड्स फॉर बुक्स इंक्रीज। धीरे धीरे बुक की डिमांड इंक्रीज होने लग गई थी। बुक सेलर्स स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग बुक्स। स्क्राइब्स वर नो लॉन्गर solely एम्प्लॉयड बाय वेल्दी पीपल ओनली। बुक की जो डिमांड थी धीरे धीरे इंक्रीज होने लग गई थी। बुक सेलर जो थे उन्होंने धीरे धीरे बुक्स बेचना भी चालू कर दिया था। स्क्राइब्स वर नो लॉन्गर solely
एम्प्लॉयड बाय वेल्दी पीपल ओनली। जो स्क्राइब्स थे वो ज़्यादा देर एम्प्लॉय रह पाते थे, ज़्यादा देर एम्प्लॉय नहीं रह पाते थे वेल्दी पीपल द्वारा के, सिर्फ और सिर्फ वेल्दी पीपल द्वारा। बट द आल्सो डिमांड इन सप्लाई, पर धीरे धीरे इसकी डिमांड सप्लाई में बढ़ती गई थी। बट द डिमांड इज नॉट इक्वल टू सप्लाई, मतलब कि डिमांड धीरे धीरे सप्लाई के द्वारा नहीं की जाती थी। मैन्युस्क्रिप्ट वर इन अ पोजिशन टू सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ बुक्स। मैन्युस्क्रिप्ट जो थे वो बुक्स की ऐसी पोजीशन में नहीं थी कि जो एवर इंक्रीजिंग डिमांड थे बुक्स के लिए वो उसको सेटिस्फाई कर पाए। इट वॉज एन एक्सपेंसिव लेबरस एंड टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस। ये एक एक्सपेंसिव और लेबरस वाला काम था जिसमें बहुत सारे लेबर लगते हों, जिसमें बहुत सारा टाइम लगता हो, ऐसा बिजनेस था ये। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर फ्रेजाइल, awkward टू हैंडल, कैन नॉट कैरीड अराउंड ईजली, रीड ईजली, लिमिटेड सर्कुलेशन। ये इसमें ये बहुत ही तो बताया गया हमें, ये बहुत एक्सपेंसिव था, टाइम कंज्यूमिंग था, बिजनेस था, और ये मैन्युस्क्रिप्ट थे बहुत ही फ्रेजाइल हुआ करते थे और ये इजीली कैरी नहीं किया जा सकते थे, ना ही से इजीली पढ़ा जा सकता था, और इसका सर्कुलेशन लिमिटेड है। सर्कुलेशन मतलब भेजना, ये लिमिटेड सर्कुलेशन द्वारा ही भेजे जाते थे। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग वॉज वेएबल अल्टरनेटिव, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का वेएबल अल्टरनेटिव था। स्टिल देयर अवेलेबल अल्टरनेटिव, मतलब ये अवेलेबल था हर जगह वुड ब्लॉक प्रिंटिंग इटली में। स्टिल देयर वॉज अ ग्रेट नीड फॉर even quicker and cheaper reproduction of text। फिर भी इसकी बहुत ज़्यादा नीड थी और जल्दी से जल्दी ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कि सस्ती भी हो और टेक्स्ट भी हम जल्दी जल्दी प्रोड्यूस कर पाएँ। तो इसकी नीड ज़्यादा बढ़ गई थी और इसकी नीड इतनी जल्दी चाहिए थी हमें, क्योंकि ये चीपर भी थी और टेक्स्ट भी बहुत जल्दी बन जाया करते थे इसके द्वारा। रिलीफ वॉज ब्रॉट बाय जोहान गुटेनबर्ग, तो ये सब तनाव को दूर करने के लिए आए जोहान गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग जो थे, जोहान गुटेनबर्ग, he was from Germany, a son of merchant, grew up lawyer, agriculture estate। ये जर्मनी में हुए थे, एक मर्चेंट के सन थे जो बड़े हुए थे लार्ज एग्रीकल्चर इस्टेट में। He learned the art of polishing stones and become a master goldsmith। उन्होंने आर्ट लर्न किया था, स्टोन को पॉलिश करने का आर्ट सीखा था इन्होंने, और गोल्ड स्मिथ के ये मास्टर भी बन गए। सो ओवरऑल हमने ये पढ़ा कि बुक्स कैसे प्रोड्यूस हुए इटली में वुड ब्लॉक द्वारा। आर्टिस्ट, एरिस्टोक्रेटिक और रिच पीपल जो थे वो कौन सी वेलम का इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि वो रिच थे, और मर्चेंट्स और स्टूडेंट्स जो थे वो इजी तरीका अपनाना चाहते थे, इसलिए चीपर कॉपीज लिया करते थे। बुक सेलर भी धीरे धीरे करके बुक्स को एक्सपोर्ट करने लग गए, पर डिमांड सप्लाई के हिसाब से बुक नहीं हुआ करती थी, डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल नहीं हुआ करते थे। मैन्युस्क्रिप्ट की उतनी अच्छी खास पोजीशन नहीं थी और डिमांड फिर भी उसकी ज़्यादा थी। मैन्युस्क्रिप्ट ऊपर से बहुत ही एक्सपेंसिव हुआ करती थी और टाइम कंज्यूमिंग था ये, इसको
और इसको प्रिंट कराने के लिए, लिखने के लिए मतलब टाइम कंज्यूमिंग था बहुत ये, और ये फ्रेजाइल हुआ करती थी, कैरीड अराउंड ईजिली, कहीं पर भी कैरी किया जा सकता था, लिमिटेड थी। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग हर जगह अवेलेबल थी इटली में, और स्टिल देयर वाज अ ग्रेट नीड फॉर इवन क्विकर चीपर रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट। और फिर भी हमें एक ऐसी ज़रूरत चाहिए थी जो जल्दी से जल्दी हो जाए, चीपर टेक्स्ट निकाले, जो जोहान गुटेनबर्ग ने ला दिया। जोहान गुटेनबर्ग एक जर्मनी से थे, जो एक मर्चेंट के बेटे थे, और जो कि एक लार्ज एग्रीकल्चर स्टेट से थे। उन्होंने स्टोन को पॉलिश करने का आर्ट सीखा था, और उसमें मास्टर भी बन गए थे। गोल्डस्मिथ में वो मास्टर भी बन गए थे।